स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे इसरो का फ्यूचर प्लान क्या है 2025 के आगे, मतलब शॉर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के बीच में क्या प्लान है। तो सबसे पहला जो सबसे टाइमलाइन के हिसाब से है वो है गगनयान। गगनयान का अप्रूवल दिया गया था दिसंबर 2018 में और इसको 10,000 करोड़ की राशि दी गई थी, यानी कि लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स। गरम रकम था, गरम गरम। और इसका टारगेट था, ओरिजिनल टारगेट जो 2018 में अप्रूव किया गया था वो 2022 था, यानी कि हो जाना चाहिए था। लेकिन कोविड और ये रॉकेट प्रोग्राम है वो भी इंडियन गवर्नमेंट का, तो खींच जाता है। तो ये कारण से डिले हो गया और इसमें ह्यूमन रेटेड जीएसएलवी मार्क 3 इस्तेमाल किया जाएगा। और बेसिकली आप ये समझिए जीएसएलवी को ये लोग रीनेम कर दिए। उसमें है वो लॉन्च व्हीकल कहते हैं, क्योंकि मतलब जीएसएलवी बहुत केपेबल है, मतलब इंडिया में इकलौता ढंग का केपेबल रॉकेट वही है जीएसएलवी। तो जीएसएलवी मार्क 3 का यूज़ बहुत हो रहा था, लेकिन हर बार वो जियो स्टेशनरी नहीं जा रहे थे, इसीलिए जीएसएलवी नाम को रीनेम कर दिया। लेकिन मेरे को वही नाम पसंद है ज़्यादा, क्लियर कट है, पीएसएलवी से और जीएसएलवी क्लियर कट नाम है। तो जीएसएलवी मार्क 3 जो है उसका एक ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है जो मार्क 3 वेरिएंट में है। और इसमें टारगेट है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, मतलब ये जो कैप्सूल आप देख रहे हो ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है, कैसा सारा डेटा। और बोलिए वेदर से क्या फर्क पड़ता है, लैंडिंग के टाइम अगर जहाँ पे आपको लैंड करना वहाँ पे फचांग ज़्यादा चल रहा होगा, लैंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बफर रखा जाता है। आप लोग देखे होंगे स्पेस एक्स का जो पोलारिस स्टोन का मिशन किया गया था उसको डिले इसलिए नहीं किया था कि वो अभी वेदर खराब है, उसलिए कि भाई ये लैंडिंग जोन का वेदर खराब हो गया था, और वो भी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लैंडिंग। तो इसीलिए 3 से 7 दिन तक का बफर रखा जाएगा। मतलब इसके अंदर लोग मैक्सिमम 7 दिन तक रह सकते हैं और टारगेट 3 दिन का किया जाएगा, लेकिन आगे पीछे आप थोड़ा सा चलिए। और एस्ट्रोनॉट जो हैं सारे रेडी हो चुके हैं, यानी हमारे 4 इंडियन एयरफोर्स के पहुंचे हुए लोग हैं, मतलब पहुंच के लौटे हुए लोग हैं। एक्चुअली रशिया में जाके ट्रेनिंग ले चुके हैं और आधा से आधा चीज़ बैंगलोर में है इसका। तो अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो खोज सकते हैं कहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो गगनयान का गाड़ी चल रहा है। लेकिन जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में मतलब समझिए अनाउंसमेंट किया गया कि प्रोजेक्ट और डिले हो गया है, 2025 में भी नहीं होगा, ये 2026 खिसका दिया गया है। तो गाड़ी थोड़ा बोले गवर्नमेंट चीज़ है, डिले तो होना ही है। तो ये हो गया गगनयान का, ये चल रहा है धीरे-धीरे करके। मतलब इसका एस्ट्रोनॉट वाला डिपार्टमेंट सॉर्टेड है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में टाइम लग रहा है। अब बात करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो इसरो को थोड़ा समझ में आया कि हम लोग का जो करंट रॉकेट पाइपलाइन है, वो 1970 का है। अगर हम लोग उसी पाइपलाइन पे चलते रहे, तो कल को भूखे मरने वाले हैं। तो एक नया सिस्टम बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और ये पोर्टफोलियो है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये रॉकेट का नाम नहीं है, ये पोर्टफोलियो है कि इसके अंदर आप नया-नया चीज़ बनाइए। और इसके लिए पैसा दिया गया है सितंबर 2024 को, आधा से ज़्यादा चीज़ का बजटिंग सितंबर को ही हुआ है 2024 में। और इसके लिए 8,240 करोड़ दिया गया है, जो कि करीब 1 बिलियन डॉलर्स है। अब अगर कोई बोले ना कि स्पेसएक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा, मैं मानूँगा भाई। कभी देखो फाल्कन 1 का प्राइस क्या था? तो 1 बिलियन डॉलर दिया गया है और इसका प्लान है 8 इयर्स का, यानी कि 8 साल के अंदर आपको 1 बिलियन डॉलर के अंदर खपत कीजिए। 1 बिलियन डॉलर ऐसा नहीं कि आज ही दे दिया जाएगा, वो ऐसे-ऐसे निकालते जाएँगे बजट से। तो 8 साल का इनको टाइम है और इसके अंदर इनको 3 डेवलपमेंट फ्लाइट इसका करना है और चौथे फ्लाइट में वो फाइनल मिशन होगा। यानी कि ये जो इनको दिया जा रहा है लगभग 1 बिलियन डॉलर, वो है कि आप ये रॉकेट का एक पोर्टफोलियो बनाओ। तो उस पोर्टफोलियो में जैसे अभी सूर्या है, ये नाम बदल सकता है, सारी चीज़ बदल सकते हैं। मैं क्लियर करता हूँ, ये अभी डेवलपमेंट खुलेगा, खुलेगा। अभी गाड़ी बहुत अंडर कुक्ड है। इसरो भले फोटोज़ दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन मैं देख चुका हूँ सब चेंज होते हुए। तो अभी कहूँगा थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि इंजन टेस्टिंग अभी नहीं हुई है। और इसमें मेन है ये इस बार थोड़ा-सा पंख निकल रहा है इसरो का। 30 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट ले जा रहे हैं। यानी कि इंडिया एक्चुअली ज़्यादा देश है नहीं स्पेस रेस में, तो हम लोग का मतलब रैंकिंग उतना अच्छा लगता नहीं है जितना सुनने में बोलना चाहिए। कहने को 200 देश हैं, लेकिन स्पेस प्रोग्राम 6-7 के पास ही है। तो उसमें हम लोग 5-6 पे आते तो उतना अच्छा नहीं है। तो 30 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि लिटरली 1 या 2 रॉकेट से ज़्यादा है नहीं। और वो बड़े-बड़े कंट्री को छोड़िए, ईयू को खोज लीजिए, आप इसको खोज लीजिए, जापान को खोज लीजिए। ज़्यादा लोग के पास नहीं है जो 30 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट करेंगे। और ये हेवी क्लास में है, मीडियम लिफ्ट नहीं है। आपका फाल्कन 9 ऑलमोस्ट बॉर्डर आता है, क्योंकि वो 20 टन से थोड़ा-सा ऊपर है। 20 टन में उसका स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग वो 10 टन से किए थे, फिर बढ़ाते-बढ़ाते ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5 ऑलमोस्ट क्लेम करता है 22 टन फुल्ली डिस्पोजेबल। मतलब आपको 22 टन भेजना है तो आप वो रॉकेट को रिटायर करके भेज सकते हैं।
और वो कर सकते हैं क्योंकि अभी का टाइम है जितने बूस्टर रीयूज़ होते हैं उसे 20 बार अभी तक पुश कर पाएँ। तो आराम से उनके पास मान लीजिए कोई बूस्टर यूज़ हो चुका है 19 बार और आप बोलते हो मेरे को 22 वो रिटायर कर सकते हो बूस्टर को, उतना उनको तकलीफ नहीं होगा। तो उससे भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये नंबर मेरे को थोड़ा ऑड लगा, 30 टन थोड़ा अजीब लगा, तो समझ में आया कि इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर पोते हुए हैं। रीयूजेबल रॉकेट में हम लोग स्ट्रैप ऑन पोत रहे हैं। आदत से मजबूर हैं, बट ठीक है, स्ट्रैप ये लेकिन हैवी लिफ्ट है। और इसका सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगा, इसमें मेथलॉक्स इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फाइनली सेमी क्रायोजेनिक इंजन को त्यागा जा रहा है, आगे नहीं ले जाएंगे उसको। मतलब सबको समझ में आ गया सेमी क्रायोजेनिक इंजन, भैया यूएसएसआर का है वो। सोवियत यूनियन कब का आके चला गया, हम लोग उसका इंजन को अभी तक लेके उसको हुचुर-पुचुर कर रहे हैं। तो थैंकफुली किसी को समझ में आया कि ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग दी गई है, आप नया बनाइए तो शांति से उसके लिए ये डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट में ठंडे समय रॉकेट का दाम नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कितना खर्चा इसरो को लगेगा हर बार इसे लॉन्च करने में, वो कम होना चाहिए जीएसएलवी मार्क 3 से। यानी कि जीएसएलवी मार्क 3 में ही एससीई 200 को अपग्रेड किया जाएगा, उससे भी सस्ता होगा ये। लिक्विड मीथेन सस्ता होता है। और ये जो आप रॉकेट में डालते केरोसिन, वो उसको बहुत फ़िल्टर करना पड़ता है। तो केरोसिन लीजिए, उसे फ़िल्टर कीजिए तो वो बनता है नॉर्मल केरोसिन। फिर उसे फ़िल्टर कीजिए तो वो बनता है जेपी1, जेट प्रोपेलेंट 1, ये आपका जेट सब में जाता है। और उसको और फ़िल्टर कीजिए तो आरपी1 बनता है, रॉकेट प्रोपेलेंट 1। ये बहुत ज़्यादा महँगा होता है, मतलब जानलेवा महँगा होता है। इतना महँगा होता है इसरो इसको नहीं अफ़ोर्ड कर पाता है, सीधे इसको इसरो सेन बनाना पड़ता है कि भैया कम प्योरिटी पे ही करो। लेकिन वो बात है इंजन की बैंड बजा देगा अगर वो प्योर नहीं है तो। रीयूजेबल रॉकेट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए स्पेसएक्स का मार्क 2 यानी कि रैप्टर इंजन मीथेन पे चला गया। इसीलिए ब्लू ऑरिजिन के इंजन्स सीधे लिक्विड मीथेन पे, मतलब जिसके पास भी बुद्धि है कि हमको रॉकेट कल के लिए बनाना, आज के लिए नहीं, 1970 के लिए नहीं, कल के लिए बनाना है, वो सब मीथेन पे आ रहे हैं। हाइड्रोजन पे क्यों नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन बहुत क्लीन गैस है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि मेगा जूल पर लीटर नहीं होता, तो पंप आपके बड़े-बड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट था आपका ये स्पेस शटल। बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग था, तो मीथेन एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है। हेवी हाइड्रोकार्बन बम बम थ्रस्ट, बहुत खराब माइलेज, यानी कि स्पेसिफिक इंपल्स खराब हो जाता है। वहीं पे आप हाइड्रोजन लेते हैं, अति बम बम माइलेज, लेकिन थ्रस्ट बहुत कम रह जाता है। तो बीच में क्या है? बीच में है मीथेन। तो वही इसमें मीथेन इस्तेमाल होगा। तो मीथेन कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा है कि रीयूजेबल फ्रॉम स्टार्ट है, मतलब ये ऐसा नहीं कि जो आर्यन के साथ हो रहा है ज़बरदस्ती का, कि आर्यन बना तो दिए लेकिन वो बैंकरप्सी है। मतलब अब तो लिटरली आर्यन ग्रुप ईयू को सीधे कनपट्टी पे बंदूक लगा के बोल रहा है, भैया पैसा बढ़ाओ, हम गा रहा है, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। फँस गए। ये हुआ, मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं टफ पिल टू स्वालो हो गया है। तो उसमें बोल रहे हैं कि ठीक है, हम इतना पैसा बढ़ा रहे हैं तो हम इसको रीयूजेबल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यूएलए का बीच में आया था ना कि हम रॉकेट इंजन्स को डिटैच करके उसे रिकवर कर लेंगे क्योंकि उसी में दाम है। इट्स लाइक वो सब आप समझ सकते हो कि पोचाड़ा किया हुआ है रीयूजेबल का। जैसे लेकिन स्टारशिप देखिए डे 1 से, सर हम इसे कैसे रीयूज़ करेंगे? यहाँ पे भी वही है कि बूस्टर का एटलीस्ट बूस्टर का शुद्ध रीयूजेबल डिज़ाइन है। मतलब इसमें पोचाड़ा नहीं किया जा रहा है, वो रीयूजेबल के लिए ही बनाया है। और इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट 3 स्टेज है। अब बोलेंगे 3 स्टेज क्यों फ़ायदेमंद है? बात है फाल्कन 9 का जो आप लोग काफ़ी बार सुनते होंगे कि वो हाई एनर्जी ऑर्बिट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? 3rd स्टेज नहीं है। और वो ऑब्वियसली उनका टारगेट था नासा से पैसा लेना, कमर्शियल रीसप्लाई के लिए, क्रू ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट का काम था, तो उन्होंने लो ऑर्बिट के हिसाब से बनाया। लेकिन 3rd स्टेज से पता नहीं इलॉन मस्क को कोई एलर्जी है। तो लेकिन इसरो को नहीं है, इसरो को है कि भैया हम तो 3rd स्टेज से काम निकाल लेंगे। ये रॉकेट 3rd स्टेज, और इसका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे है, वो 9 टन से भी ज़्यादा जा सकता है। भारी, भरपुष्ट सैटेलाइट इंडिया अब जियोस्टेशनरी में डाल पाएगा अगर ये सही से चल पाए तो। ये बहुत बड़ा बात है। और ये 3rd स्टेज का फ़ायदा होगा कि डीप स्पेस मिशन अगर करना है, जैसे कि मार्स पे कुछ भेजना है, मून पे कुछ भेजना है, या जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तक जाने का सोच रहे हैं, या प्लूटो कुछ ज़्यादा पंख निकल रहा है तो 3rd स्टेज सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो 3rd स्टेज डिज़ाइन में रखना बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए, हाई एनर्जी मिशंस के लिए, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। भले टन उतना नहीं रहे, लेकिन बात है आपको टन नहीं चाहिए उतना, आपको चाहिए डेल्टा वी, 3rd स्टेज डेल्टा वी। तो ये बहुत अच्छा है। और जो बूस्टर का रफ डिज़ाइन है उसमें 9 इंजन है नॉर्मल उसमें, लेकिन स्ट्रैप ऑन मेरा देख के बीपी हाई हो गया, बट हो गया और उससे छोड़िए। और इसमें बीच में प्लानिंग है कि मतलब पैसा चाहिए इसरो को, तो वो बूस्टर को लेके उसके ऊपर कैप्सूल लगाएंगे जैसे एग्जैक्टली न्यू शेपर्ड रॉकेट करता है, और 5 पैसेंजर को स्पेस टूरिज्म का मौका देंगे। मतलब लिटरली जो आपका न्यू शेपर्ड रॉकेट करता है, जाता है ऊपर और फिर कैप्सूल छोड़ देते हैं, फिर कैप्सूल थोड़ा देर में जीरो जी रहता है, फिर नीचे आ जाता है। सेम इंडिया भी करेगा। क्यों करेगा? इसीलिए मैं बोला पैसा ज़रूरी है भैया, पैसा चाहिए।
अब वो वैसे ही $1 बिलियन में निकालना है। तो ये सब प्लान है और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, अभी जितना भी डिज़ाइन ये बोला ना इसरो ही बना के रख रहा है, ये सब पे अभी उतना वैलिडिटी मत दीजिए, डिज़ाइन अभी पकेगा, अभी थोड़ा-सा इसे पकाना है। तो ये हो गया एनजीएलवी के बारे में बात। अम्ब्रेला टर्म है, किसी रॉकेट का नाम है। रॉकेट का नाम हो सकता है सूर्य या कुछ और, लेकिन अभी ये सिर्फ़ अम्ब्रेला टर्म है। अब बात करते हैं भारत अंतरिक्ष स्टेशन। वो मेरे को एकदम अजीब लग रहा है नाम, क्योंकि भारत बढ़िया नाम है, अंतरिक्ष हिंदी है, बहुत बढ़िया है। स्टेशन अंग्रेजी क्यों घुसा दिए? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये स्टेशन सही में मतलब कोई आप लोग बताओ कोई हिंदी वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे तो अच्छा लगता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाया जा रहा है, यानी इसका नाम है बीएएस, कुछ कुछ भी और BAS-1 डाल दिए, इसको अप्रूवल दिया गया, वही बोला सितंबर 2024 में। इसके लिए 11,170 करोड़ दिया जा रहा है, जो कि $1.33 बिलियन में ट्रांसलेट होता है। और इसको लॉन्च किया जाएगा, पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा अराउंड 2028 में, और GSLV Mark 3 पे इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद के प्लॉट्स हैं, मतलब ये समझिए सिर्फ पहला मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। पहला मॉड्यूल के बाद जो इनका मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 के बाद वो स्टेशन पूरा स्टेशन नहीं है, वो सिर्फ समझिए एक मतलब आप समझिए हॉल्ट बन रहा है, स्टेशन नहीं बन रहा, हॉल्ट बन रहा है। वहाँ पे जाके बस आप थोड़ा देर रुक सकते हो। तो जैसे कि कैप्सूल में ऐसा कहा जा रहा है कि लाइफ सपोर्ट उसका 3 से 7 दिन तक चल सकता है। उसका मतलब 7 दिन से लेके 15 दिन तक खींचना पॉसिबल हो जाए कंफर्टेबली कैप्सूल में, तो वो करेंगे। और तो BAS-1 जो बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड है, क्योंकि वो अकेला रहेगा ऑर्बिट में, तो उसको सेल्फ कंटेन्ड बनाया और 8 टन का बनाया जा रहा है, ताकि वो मतलब GSLV हिसाब से में जा सके। और वो नोड रहेगा स्टेशन का, यानी कि जैसे ही ये पहुंच जाएगा इंडिया के पास स्पेस स्टेशन आ जाएगा। लेकिन जो हर स्टेशन का जो सपना देखेंगे, यानी ये जो देखें, ये तभी होगा जब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुल हो जाता है। हम लोग Mark 1 डाल के गाड़ी खोल देंगे, लेकिन जब तक नेक्स्ट वो सेकंड प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता है, ये लटका रहेगा। इसका मतलब इसका जितने बाकी मॉड्यूल्स हैं सब 20 टन टू 22 टन्स के आसपास का वेटेज है, यानी कि बिना रॉकेट डेवलपमेंट के वो नहीं हो पाएगा। वही देखिए, बेस मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल, साइंस मॉड्यूल, लैब मॉड्यूल, CBM मॉड्यूल, सब जो मॉड्यूल है सबका वजन बढ़ते ही जा रहा है। मतलब 9 टन, 10 टन, 10 टन, 10.6 टन, 10.9 टन वजन बढ़ते जा रहा है। तो लॉन्च व्हीकल में उनको अभी प्लानिंग करनी है कि यही भी बोल रहे हैं, ये भी फ्लोटिंग है, क्योंकि इसका जो है प्लानिंग हो गया कि 1 का क्या करना है। 2, 3 का वो डिसाइड करे, क्योंकि वो दूसरे रॉकेट पे डिपेंडेंट है। सर वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, वो टाइम पे चल रहा है, किस बिहाइंड शेड्यूल है, क्या हो रहा है, उसको उसके हिसाब से चलाना है। सेकंड मॉड्यूल 20 टन से ऊपर चला जाएगा। और इसमें समझिए 15 दिन तक का टारगेट है कि 15 दिन सेफली, कंफर्टेबली सब चीज़ कर सकें, क्योंकि एक मॉड्यूल के अंदर आप सब चीज़ नहीं डाल सकते। वाटर रिसाइक्लिंग नहीं डाल पाओगे, वाटर रिसाइक्लिंग अकेले ही बहुत ज़्यादा जगह खाता है, फिर एयर रिसर्कुलेशन ये सब भी काफ़ी जगह खाता है, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है। ISS बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए उसमें बहुत सारी चीज़ का मतलब ऑलमोस्ट हेडेक नहीं लेना पड़ता, उसमें आप बहुत टाइम तक रह सकते हो। तो ये कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है रोल आउट सोलर अरे, रॉस जो दिया गया है। बाकी सारा चीज़ मतलब ऑलरेडी टेस्टेड है। तो ये हो गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये प्रोजेक्ट का अभी गाड़ी खुल जाएगी 2028 में, होपफुली मार्क 1 मतलब मॉड्यूल 1 लॉन्च हो जाएगा। जब गाड़ी उसके उसके बाद इंडिया कह सकता है कि इंडिया और चाइना का गैप जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 4 के बारे में। तो चंद्रयान 4 को ग्रीन लाइट दिया गया बजटिंग के मामले में सितंबर 2024, ऑलमोस्ट अब वही हुआ है। और इसको पैसा दिया गया है 2,104 करोड़, जो कि ट्रांसलेट होता है $253 मिलियन, मतलब इतने में तो यार्ड आते हैं अमीर लोग के। ये दिया गया। अब ट्रिक ये है, ये सैंपल रिटर्न मिशन है, यानी जाके ढप्पा नहीं मारना है। वो चंद्रयान 3 का काम था, वो ढप्पा मार दिया। हम लोग को ढप्पा मार के हड़िप्पा मारना है, मतलब जाके सामान निकाल लेना है। यानी ये जो देख रहे हैं, इसमें जाके ऐसे पकड़ना है और उठा के ले आना है। तो ये होगा सैंपल रिटर्न मिशन। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत कम ही देश हैं जो कह सकते हैं कि सर हमारे पास चांद का एक्चुअल रेगुलिथ है। रेगुलिथ मतलब चांद का जो ऊपरी सरफेस है, उसे हम लोग सॉइल नहीं बोलते, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, सॉइल धरती का है, तो उसे लेगोरिथ बोला जाता है। तो रेगुलिथ जो है वो बहुत कम कंट्री के पास सैंपल है। इंडिया उसमें आ जाएगा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। और ये थोड़ा सा बड़ा मिशन है, और चूंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल रेडी नहीं है, तो इसे तिगड़म में करना पड़ा। तिगड़म यह है कि इसे 2 लॉन्च में करेंगे, यानी लॉन्च 1, लॉन्च 2, यानी कि एक लॉन्च PSLV से किया जाएगा, दूसरा GSLV Mark 3 से किया जाएगा, और दोनों को डॉक करना है लो अर्थ ऑर्बिट पे। और ये रहा बात कि इसको आप सैटर्न 5 से देखोगे, तो सैटर्न 5 में बस था कि दोनों को एक ही शॉट से लॉन्च कर रहे थे, लेकिन उसको भी निकाल के डॉकिंग करना पड़ रहा था। यहाँ पे निकाल के डॉकिंग करने की जगह पे 2 अलग-अलग रॉकेट को डॉक कर रहे हैं। डॉकिंग पे मतलब इंडिया अब बड़े लेवल का गेम खेल रहा है।
तो अगर हम लोग डॉक कर पाते हैं तो हम कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों रॉकेट एक्चुअली काफ़ी छोटा है और मून मिशन की बात कर रहे हो। और रहा बात की तब पीएसएलवी से हम लोग मून मिशन कैसे कर लेते हैं, टाइम बहुत लगता था। करने का आप कर सकते हो, बस टाइम लगेगा, ऑर्बिट रेस करते ये करते ये करते 6 महीने लग जाएगा उसे पहुंचने में। करने का आप कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी जाना है तो आपको डॉकिंग करना पड़ेगा, या बड़ा रॉकेट से फेंको या डॉकिंग करो। तो डॉकिंग हम लोग, मतलब ये इसरो का ये अप्रोच है कि हम लोग चंद्रयान 4 में डॉकिंग करते हैं। तो डॉकिंग में ये 2 मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, और इसका स्टेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये पहले लॉन्च करना है, लो अर्थ ऑर्बिट पे जाना है, डॉकिंग करना है, डॉकिंग के बाद एक लूनर इंजेक्शन बर्न करना है, लूनर इंजेक्शन बर्न के बाद आपको चांद पे कैप्चर करना है, फिर चांद पे कैप्चर करना है कि इतना आपका वेलोसिटी ना रहे कि चांद के बाहर चले जाए, चांद की ग्रेविटी में आपको फंसाना है। तो वो हो जाएगा डी सेल बर्न जिसे कहते हैं। तो डी सेल करके स्लो करके चिल कर लेगा, चांद पकड़ लेगा। उसके बाद उसको ये मॉड्यूल जो है, ये पूरा मॉड्यूल नीचे उतारा जाएगा। ये मॉड्यूल उतरेगा, इसमें छोटा सा क्रेन है वो उठाएगा रेगुलर, फिर वो डालेगा ये असेंड मॉड्यूल में, असेंड मॉड्यूल में फेंक देंगे उसको, यीट कर देंगे उसको, फेंक दिया जाएगा। रॉकेट है ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा फिर डॉक करेगा, और उसके बाद ये आपका पूरा आएगा वापस, और इसमें मटेरियल भी ट्रांसफर होगा। यानी कि ये जो है इसमें अच्छा इन्होंने इसमें एनिमेशन दिखा था कि ऐसे करके क्लैंप है, क्लैंप लॉक जैसे हो जाएगा, सिलेंडर खींच के निकाल लेंगे, वो सिलेंडर जाएगा इसमें री एंट्री मॉड्यूल में, री एंट्री मॉड्यूल में उसको कैप्सूल में डाल दिया जाएगा। और फिर ये री एंट्री करने के लिए, मतलब पहले चांद का ऑर्बिट से ये उतर के आ जाएगा आपका लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में आने के बाद ये फायर कर दिया जाएगा धरती में। इसका फायरिंग का टारगेट अभी, क्योंकि ये डायनामिक है, चेंज हो सकता है, तो टारगेट रखा गया कि इंडियन ओशियन में करना है। कहाँ पे करना है वो कोस्ट गार्ड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, कि इंडियन नेवी को ज्यादा फजांग ना करना पड़े उसे कैप्चर करने के लिए। मतलब इंडियन ओशियन बहुत बड़ा है, तो आप चाहोगे कि नेवी को ज्यादा फजांग ना लगे कि भैया आपका कोई शिप है, बड़ा शिप, इसके अगल बगल में, सर उसके बगल में जाके ले लो, वो करना है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया वो कंट्री बन जाएगा जिसके पास रेगुलर है। ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत कम कंट्री है जो कह सकते हैं हमारे पास रेगुलर है ओरिजिनल। मतलब उसमें अमेरिका कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बार बार गए थे तो काफ़ी उठा लिए थे। बाकी सारी कंट्री, अभी चाइना भी उसमें उठा के लाया है। तो ये बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप है, डॉकिंग कर पाना अंतरिक्ष में, वो भी 2 रॉकेट के 2 इंडिपेंडेंट, ये समझिए पेलोड को, ये इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले आता है। और जो मैं बार बोलता हूँ कि मतलब ये जो इलॉन मस्क का पड़ा हुआ कि रिफिल कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर होगा तुम डॉकिंग कर लो। डॉकिंग छोटे रॉकेट से भी बड़ा काम हो जाएगा, इसीलिए सैटर्न 5 में भी डॉकिंग ही था। तो ये है चंद्रयान 4 का काम। अब बात करते हैं गुड एंड बैड। तो यहाँ पे समझिए कुछ-कुछ चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200 जो है वो डिज़ाइन ही पुराना है। आप ज़बरदस्ती का उसको मेहनत कर रहे हो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात हो गई कि आप पूरा टाइटेनियम से स्टीम इंजन बना रहे हो। इट्स लाइक सर टाइटेनियम से आप टाइटेनियम छोड़ो ना सर, आप स्टील से जेट इंजन बना लो, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही था। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दिख रही है जो लॉन्ग टर्म में हमारा पैर नहीं काटेगा। इट्स लाइक सर इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल हमें ये और प्रॉफिट देगा। तो वो बहुत अच्छी बात है कि बॉटलनेक नहीं हो कि सर हमने आज तो खर्च कर दिया, पैसा भी गया, समय भी गया, और कल जो चीज़ आया वो भी आउटडेटेड है। वैसा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा, बहुत कुछ सारे स्टेप्स दिखे, जिसमें सबसे बड़ा पर्सनल फेवरेट है रोल आउट सोलर अरे, यानी ये, क्योंकि सोलर अरे जो है आप बहुत चीज़ कर सकते हो स्पेस में अगर पावर है। आप सोचिए सोलर पैनल लगाने, सोलर पैनल ले कैसे जाओगे? आप ये समझिए सोलर पैनल ले कैसे जाओगे? उसको खोलोगे कैसे? उसे मेंटेन कैसे करोगे? वो बहुत बड़ा फचांग है, और खासतौर पे स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो आईएसएस में इसकी टेस्टिंग की गई है। मतलब आईएसएस का जो पैनल्स है वो डिग्रेड कर गया है। डिग्रेड करने के बाद क्या किया जाए उसका? तो उसके ऊपर ये लगाया गया है रोल ऑन। तो रोल ऑन का टेस्ट नासा बहुत पहले किया था। नासा ये डेमो मिशन था, इसके बाद अभी ओरिजिनल लगा हुआ है जो एक्चुअली पावर कर रहा है स्टेशन को। तो ये रोल आउट जो है इंडिया को अगर पास शुरू से ही अगर सीख जाता है कि भैया कैसे स्टेशन को रोल आउट से करते हैं, बहुत छोटे पैकेज में बहुत ज़्यादा किलोवाट से लेके मेगावाट आवर तक हम लोग ले जा पाएंगे। वो बहुत बड़ी बात है। बढ़िया, मतलब ये ऐसे बात नहीं अरे अभी भी वही कर रहे हैं, नहीं सर हम नया कर रहे हैं। ये पर फैलाने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा मेथनॉक्स इंजन पे जा रहे हैं, यानी कि ये जो नया इंजन पे काम चल रहा है, अभी इसका नाम मैं कुछ जगह, हर जगह अलग नाम दिख रहा है, इसीलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता इसका नाम क्या है। तो अभी कहीं जगह पे सुन रहा हूँ LM470 इंजन। तो मेथनॉक्स इंजन का फायदा ये कि एक्चुअली उसे आप रीयूज करोगे ना, तो ये नहीं होगा जो रैप्टर के साथ, ये मर्लिन के साथ हुआ है। मर्लिन को जबरदस्ती का रीयूज किया गया, ठीक है कर दिए। प्रॉब्लम क्या है? सुट डैमेज कर रहा है। आप देखिए रॉकेट जब नया रहता है व्हाइट रहता है, आते आते वो ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक सिर्फ ऐसा मत समझिए कि सुट से सिर्फ पेंट खराब हो रहा है, इंजन की भी बैंड बज रही है। इसीलिए आप क्लीन फ्यूल चाहते हैं ताकि इंजन का टर्बाइंस बम बम रहे, उसके पंप्स क्लॉग ना हो, उसका पाइपिंग क्लॉग ना हो। इसीलिए केरोसिन शॉर्ट टर्म के लिए फोर्स करना आप कर सकते हो, बट अगर आप नया बना रहे हो कि कल सिर ना पिटना पड़े, तो ऑब्वियसली आज से ही आप मीथेन पे जाओगे। तो आज से ही मीथेन पे जाना बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये दिखा रहा है कि हम आज का नहीं सोच रहे हैं,
कल क्या करेंगे, कल अपना सिर ना पीटें, तो वो चल रहा है। चंद्रयान 4 में ये जो डॉकिंग का काम कर रहे हैं, स्पेस में फ्री फ्लोटिंग डॉकिंग करना, बहुत बढ़िया है। जहाँ जो भी देश ढंग से डॉकिंग सॉल्व कर पाया, वही डीप स्पेस मिशन ठीक से कर सकता है। और डीप स्पेस मतलब मून, मार्स, ये सब बिना डीप स्पेस ये मतलब बिना डीप डॉकिंग के टेक्नोलॉजी के आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक बड़ा रॉकेट का एक लिमिट होता है, आप कितना भी हाई तौबा कीजिए, एक बड़ा का एक लिमिट तक ही जा सकता है। वहीं डॉकिंग करना सीख लीजिए, सर बनाइए ना पूरा हर्मिस जो मार्शियन मूवी में था, वो आप बना सकते हो। तो डॉकिंग का काम करना चंद्रयान 4 में बहुत बढ़िया बात है। 3 स्टेज रॉकेट बनाना, ये बहुत बढ़िया काम है कि हम लोग सर ऑर्बिट संभाल लेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट 2 स्टेज। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि 2 स्टेज पे लॉन्च करेंगे कि नहीं, लेकिन वो कर भी सकते हैं कि भैया लो अर्थ ऑर्बिट जाना है, 2 स्टेज में काम निपटाओ। अरे डीप स्पेस मिशन है, मतलब इनको थोड़ा डेल्टा भी चाहिए, ठीक है ना सर, 3rd स्टेज लगा देते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा जितना भी डिस्कशन देख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी नहीं कि ये पब्लिक रिलेशंस पे फोकस करेंगे। ये बहुत डरावना बात है, बहुत ज़्यादा डरावना बात है। अब रहा बात कि यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कभी बोलता हूँ ना कि कुछ-कुछ केसेस में आप कभी भी साइंटिस्ट का मत सुनिए, कभी भी इंजीनियर का मत सुनिए। साइंटिस्ट का तो कभी टाइमलाइन के बारे में मत सुनिए, और इंजीनियर का बजट के मामले में मत सुनिए। कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए पूरी दुनिया में, टेक इट एंड गो, किसी का भी बजट नहीं मैच करता है, कोई भी इंजीनियर का नहीं मैच करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कई बार मैं देखता हूँ कि साइंटिस्ट लोग जो है, उसको भूल जाते हैं कि हम साइंस कर रहे हैं। इट्स लाइक सर, साइंस नहीं कर रहा हूँ, आप पब्लिक को के लिए काम कर रहे हो। पब्लिक को इंटरेस्ट होगा, तभी वो पैसा देगी, तभी बजटिंग में आपका पैसा निकलेगा। आप बोलते हो कि हम मांग रहे थे $2 बिलियन, $1 बिलियन मिला, क्यों? पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं थी, पब्लिक काय-काय नहीं कर रही थी आपके लिए। आप लोग को लगता है जैसे अमेरिका जब सैटर्न 5 बनाया, जब अपोलो किया, क्यों? पूरा देश यूनाइटेड था। फिर कैंसिल क्यों किया? पूरा देश डी-यूनाइटेड हो गया, लोग का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोग बोर हो गए, छोड़ दिए। अगर आप इसका रियल वर्ल्ड फुटेज देखना चाहते हैं, अपोलो 13 में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे मतलब अपोलो जा रहा है चाँद पे, अपोलो 13 चाँद की तरफ जा रहा है और न्यूज़ पे चल रहा है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? आई बिलीव दे जस्ट ब्रिंग आइसक्रीम बिकॉज़ दे आर सो बोर्ड, दे आर ईटिंग आइसक्रीम्स देयर। पब्लिक बोर, ये उस टाइम का 1969 के बाद की बात हो रही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म होता है, बजट काट दिया जाएगा। और इंडिया जैसा कंट्री में बजट काटना बहुत आसान है कि आराम से बोल सकते हैं, सर हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, 10,000 चीज़ें, आप आराम से बजट काट दिया जाएगा। अब $1 बिलियन कोई ऐसा रकम नहीं है जिसको हू केयर्स? इट्स लाइक वो बहुत बड़ा रकम है। और रहा बात कि वो सरकार के पास तो उतना पैसा है भी नहीं, वो इन्फ्लेशन बना रही है, पैसा छाप रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो लिटरली 10,000 रीज़न है उसको काटने के लिए। आप उसमें पब्लिक रिलेशनशिप नहीं अच्छा रखोगे, और ये बहुत बार मैंने देखा हूँ साइंटिस्ट लोग, ओह रोबोट कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू। इट्स लाइक बात आपका एकदम साइंटिफिकली सच है। आई डोंट केयर अबाउट रोबोट्स। समझ रहे हो? आप बोलोगे कि मेरा यहाँ पे क्यूरियोसिटी रोवर है, आई डोंट केयर। हू केयर्स? आई डोंट केयर। दैट्स द होल पॉइंट। इंसान इंसान के लिए है। साइंस हमारे तरक्की के लिए बनाया जाता है, हम साइंस के लिए नहीं बनते हैं। ये हो जाता है। साइंस इसलिए बोलते हैं ना, कभी आपको अलग-अलग लोगों का अलग-अलग पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग थोड़ा बह जाते हैं उस चीज़ में। तो साइंस लोगों के लिए किया जाता है, किताब के लिए नहीं, कि किताब ने ना हम ये डेटा डाल दिया, इसलिए डेटा का क्या करोगे? और रहा बात, 10 लोगों को उस डेटा की ज़रूरत है, आप लाखों लोगों पे टैक्स लगा रहे हो। इसीलिए लाखों लोगों को थोड़ा एंटरटेन करो, और उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, देख रहा है कि हम इसरो में काम करना चाहते हो, क्या देखेगा सबसे पहले? कॉमनली न्यूज़ चैनल। एक भी न्यूज़ चैनल में इसरो के ढंग के फुटेज नहीं मिलते हैं। इसरो ये आदित्य मिशन लॉन्च करता है, लोग किसी टेस्ट मिशन को लगा रहे हैं, कोई यूरोपा मिशन लगा रहा है, कोई कुछ और, क्योंकि ये आदित्य मिशन का ढंग का फुटेज ही नहीं है। तो वो इसरो पे आता है, वो फ्लैट आउट है। यहाँ पे काफ़ी लोग ओह इट डज़ नॉट मैटर, नहीं, तुरंत इसरो को ये कर दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हुआ, जहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा, सर इसका बजट काटना शुरू करो। अब वो जो मेरे बचा 8 साल का बजट है, बजट बनने के बाद भी काटा जा सकता है। यानी कि जो अभी आप कह रहे हो कि अच्छा अभी तो 1 बिलियन है, ना जी ना, अगर तंगी आ गई, काट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा वीकनेस है इसरो का, बहुत ज़रूरी। और इससे दूसरा एक और भी बात आता है, टैलेंट रिटेंशन का। कितने लोग हो गए हैं इसरो में कि भैया इसरो में काम किए छोड़ दिए। पैसा तो इसरो के पास है नहीं उतना टैलेंट रिटेंशन का कि स्पेसएक्स के कंपेयर में चल सके, और स्पेसएक्स में भरे पड़े हैं इंडियन। तो वो तो प्रॉब्लम है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, चलो ठीक है। लेकिन उनको ग्लोरी तो दो कि वो मुँह खोल के छाती पीट के बोल सके, सर हमने इसमें काम किया, सर हमने आदित्य मिशन में काम किया। फ़ोटो दिखाओ तो। न्यूज़ में आया था क्या? अब उसको बोलना पड़ेगा, हाँ, आया था न्यूज़ में, लेकिन अच्छा ये बनाया था, लाइक सर ये फ़ोटो कि यूरोपियन का है, हमारा नहीं है। समझ रहे? ये छोटा-छोटा बात है, लेकिन वही बोलते हैं ना कि डेथ बाय अ थाउज़ेंड कट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हुआ, आपका टका कटा। तो पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे रखें? पीआर पे मेहनत किया जाए ढंग से। और ये जो मतलब भैया गोप्रो में अच्छा फुटेज आ जाता है। यहाँ स्पेशली समझ है कि भैया हम गोप्रो लगा देते हैं ना आपका फेयरिंग्स पे।
गोप्रो लगा के वो फुटेज निकाल दे रहे हैं और हमारा इसका आपका कैप्सूल का टेस्टिंग हुआ, बोट टेस्टिंग, उसका फुटेज देख के कौन कैमरा कौन बना रहा है तुम्हारा भाई? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट से फंड आता है, पब्लिक इंटरेस्ट से फंड डिफंड हो जाता है। ये बना के छोड़ा गया है बाय द वे। समझ लीजिए सैटर्न 5 बना के ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पे ये पूरी तरह से बना हुआ है, एक्टिव है, खिलौना नहीं है, एक्टिव रॉकेट है। बना के ऑलमोस्ट रेडी थे, छोड़ दिया, पब्लिक इंटरेस्ट खत्म, कैंसिल करो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पीआर पे उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं इसरो के वेबसाइट से बात कर रहा हूँ, नहीं है फ़ोटो। 2 मेगापिक्सल का ढंग का मतलब इनका फ़ोटो साइज़ बड़ा है, मैं खुश किया, अच्छा देख लेते हैं डिटेल, बड़ा भद्दा दिख रहा है इमेज, अच्छा 600 किलोबाइट्स का है। सीरियसली? आप 10,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट पे जा रहे हो और आप सीरियसली बोलने वाले हो मेरे मुँह पे कि भैया हम लोग को 4-5 मेगाबाइट का फ़ोटो नहीं अपलोड कर सकते कि सर ये देखो ये अब काम कर रहे हैं, बच्चे लोग को अच्छा से प्रिंट किताब में प्रिंट नहीं कर पाएँगे आप। तो ये फ़र्क पड़ता है। अच्छा है, बहुत सारी चीज़ अच्छे हो रहे हैं, रोलर सोलर पर बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को क्या दिखाऊँ फुटेज? बन चुका होगा, आराम से चांसेस है कि लैब में उसका डेमो टेस्टिंग हो रहा होगा, फुटेज ही नहीं है। और ये पब्लिक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बोलो नासा सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ना, 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 पब्लिक है, पब्लिक टेक्नोलॉजी है। जैसे नासा होता है और डार्पा अलग होता है, तो इंडिया में भी है कि इंडिया का इसरो पब्लिक है और हुलू-लुलू करने के लिए हमारे पास भी अपना डीआरडीओ है कि भैया वो डीआरडीओ हुलू-लुलू कर रहा है, उसको टेंशन मत, उसको उसका बात मत पूछो, डीआरडीओ अलग है। लेकिन इसरो पब्लिक के लिए है, पब्लिक को दिखाना पड़ेगा सर हम ये कर रहे हैं। वो अगर नहीं अच्छा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग सर हम मांगते तो $5 बिलियन ये देते, 1 बिलियन है, काम नहीं होता, फिर सब हमको गाली देता है। इसलिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट कमाना है। और हाँ, इट्स इट्स अनफेयर बट इट इज़ रूल। और हर छोटी रॉकेट कंपनी देख लीजिए पड़ गए हैं पैसा लगा के कि पीआर अच्छा होना चाहिए। पीआर अच्छा नहीं है, खत्म, इंटरेस्ट खत्म तो टका खत्म तो आप लटक गए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इसरो का शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लान क्या है 2025 से आगे का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।